चलिए बेटा, नेक्स्ट इज कंडक्टर्स या फिर मेटल्स। बेटा जितना भी हमारे पास कोई मटेरियल है, मैटर है, उसको हम 3 पार्ट्स के अंदर ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं। एक कंडक्टर, दूसरा सेमीकंडक्टर और तीसरा आपका नॉन कंडक्टर्स। कंडक्टर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह तक बड़े आराम से पहुंचा सकते हैं। सेमीकंडक्टर्स रिलेटिवली कम पहुंचा सकते हैं, और जो हमारे नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह तक इतने आसानी से नहीं पहुंचाते। तो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह तक कंडक्ट कराने के लिए जो ये क्षमता है, उसके बेसिस पर हम किसी भी मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो कंडक्टर्स हैं, दे हैव वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बेटा उनके पास बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेटा बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे बेटा न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ बेटा ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जो आउटर मोस्ट शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, उस पर इस न्यूक्लियस की वजह से एट्रैक्टिव फोर्स कम आता है, और इस कारण से बेटा ये इलेक्ट्रॉन कभी बेटा बाहर निकलकर इस तरह से लैटिस के अंदर मूव कर सकता है। अभी तो बेटा बाउंडेड है, लेकिन बेटा ये अगर मान लो बाहर निकल गया तो इसको हम बोल देंगे कि ये अपना एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो चुका है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो उस मैटर के लैटिस के अंदर बड़े आराम से एक जगह से दूसरी जगह घूम सकता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरे तक चार्ज और एनर्जी को ले जाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सो आई कैन से दैट कि कंडक्टर्स हैव वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड ऑफ कोर्स these free electrons are responsible for transfer of charge and energy from one point to another। बेटा किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी ले जाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो बेटा हमारे इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की है, इन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स की नहीं है जो बड़ा चक्कर काट रहे हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो बड़ा इस न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़कर बाहर आ गए और बेटा उस मेटल के लैटिस के अंदर घूमने लगे, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक हीट और इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी तक कंडक्ट करा सकते हैं। चार्ज को मूव करा सकते हैं, चार्ज अपने साथ एनर्जी रख सकता है, उस एनर्जी को भी मूव करा सकते हैं। कंडक्टर्स का जो बेटा वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल है, मैंने इस साइड में लिख रखा है कि बेटा जो मेटल्स हैं बेटा उनका सबसे अच्छा एग्जांपल्स है। मेटल्स इनका अच्छा एग्जांपल क्यों है बेटा, आपने हल्का फुल्का हो सकता है कभी केमिस्ट्री में पढ़ा हो। मेटल्स जो होते हैं उनके आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंडेड होते हैं। बेटा उन पर लूजली बाउंडेड होते हैं, मतलब उनको थोड़ी सी भी एनर्जी देकर निकालना बहुत आसान है। और बेटा उनको निकालना बहुत आसान है, जैसे वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, जैसे बेटा उस न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स से हल्का सा बाहर आया, बाहर निकलते वो बड़े आराम से, मैंने जैसे कहा कि मेटल के लैटिस के अंदर घूम सकता है, दौड़ सकता है, कूद सकता है, फांद सकता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये एक जगह से दूसरी जगह चार्ज और एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, और हम ये कहेंगे कि ये हमारा कंडक्टर है। फेयर एनफ। तो बेटा ये हमारे बेसिक कंडक्टर्स हैं। कंडक्टर्स में और भी बड़ा हो सकता है 50 तरह की बातें हों, वो बातें आएंगी भी, लेकिन मेन बातें बेटा ऐसी हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास ये कोई कंडक्टर है, बेटा इस बात को अभी तो प्रूव नहीं कर पाऊंगा, बेटा बाद में प्रूव करूंगा। अगर आपके पास ये कोई कंडक्टर है और मान लीजिए कि आपने इसको नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो सारा का सारा जो नेगेटिव चार्ज है बेटा वो एक दूसरे को रेपेल करेगा, और जैसे बेटा सारा का सारा नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रेपेल करेगा, तो वो सारा का सारा चार्ज जितना दूर जा सकता है बेटा उतना दूर चला जाएगा। बेटा जितना दूर जा सकता है उतना दूर चला जाएगा। इसका मतलब सारा चार्ज बेटा कहाँ पर चला जाएगा, तो आप कह सकते हो कि सर भले ही ये सारा का सारा मेटल हो सॉलिड, लेकिन अगर हमने इसको चार्ज दिया तो वो सारा का सारा चार्ज एक दूसरे को रेपेल करेगा, और जितना दूर हो सकता है उतना दूर भाग जाएगा। बेटा जितना दूर हो सकता है उतना दूर भाग जाएगा। इसका मतलब सारा चार्ज बेटा कहाँ पर चला जाएगा, सरफेस पे चला जाएगा। तो आप कह सकते हो कि जो भी आप चार्ज बेटा इस कंडक्टर को दे रहे हो, दिस चार्ज विल रिसाइड ऑन द सरफेस। बेटा हम इस बात को बाद में डिटेल में भी देख लेंगे, बट आप कह सकते हो कि ये सरफेस पर रहेगा। कंडक्टर को दिया हुआ जो चार्ज है बेटा वो सरफेस पे रहेगा। ठीक है ना।
जैसे मैं बड़ा आपको बोल चुका हूँ कि कंडक्टर्स जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरे तक बड़ा आराम से कंडक्ट करा सकते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इसका जस्ट अपोजिट, इसका बड़ा जस्ट अपोजिट, बट दैट इज नॉन कंडक्टर्स या फिर बेटा इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स या फिर बड़ा जो नॉन कंडक्टर्स होते हैं, इनके पास बड़ा बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, बल्कि हम ये बोलेंगे कि इनके पास नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनके पास बड़ा नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यू कैन से नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैंने बेटा ये नहीं कहा कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, मैंने कहा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन अगर मान लीजिए बेटा बीचों बीच अगर न्यूक्लियस है तो उसके चारों तरफ बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह से बेटा अलग अलग रेडियस की तरह से चक्कर काट रहे होंगे। इवन जो सबसे दूर वाला इलेक्ट्रॉन होगा बेटा वो इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस से अच्छा खासा अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और इस इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना आसान नहीं है जितना आसान मेटल में से या कंडक्टर्स में निकालना आसान था। तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है बेटा ये भी चक्कर काट रहा होगा, बाहर नहीं निकलेगा। सो इवन दिस इलेक्ट्रॉन विल रिमेन योर बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। व्हेन आई से बाउंडेड इलेक्ट्रॉन आई मीन दैट कि बेटा ये इलेक्ट्रॉन जो बेटा इस न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स के अंदर ही रहेगा और इस कारण से बेटा लगातार ऐसे चारों तरफ चक्कर काटता रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, और अगर बाहर नहीं निकलेगा तो बेटा ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं पहुंचा पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो इंसुलेटर्स हैं उनमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है एनर्जी को एक जगह से दूसरी तक भेजने में। सो यू कुड से कि सर नॉन कंडक्टर्स जो हैं दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। भाई हीट और इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने की जिम्मेदारी बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन की थी। इसके पास बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एक जगह से दूसरी तक एनर्जी भी नहीं जाएगी। तो आप कह सकते हो कि बेटा इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज टाइटली बाउंडेड। बेटा टाइटली बाउंडेड मतलब बेटा न्यूक्लियस ने अच्छा खासा अट्रैक्टिव फोर्स लगा रखा है और इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा। बाहर नहीं निकल पाएगा तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी में बड़ा को ट्रांसफर करने में कोई सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो आप कह सकते हो कि ना ये बैड कंडक्टर्स हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि दे हैव हाई रेजिस्टेंस। यू कुड से कि दे आर हैविंग हाई रेजिस्टेंस, बल्कि बेटा ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में और चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में रेजिस्टेंस रखेंगे बेटा। ठीक सर, इनमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? बेटा मान लो कि मेरे पास ये कोई इंसुलेटर है ऐसे, और मैंने इसको चार्ज दिया। चार्ज तो दे ही सकते हो बेटा, चाहे बेटा इंसुलेटर हो चाहे कंडक्टर हो, चार्ज तो आप किसी को भी दे सकते हो। मान लो बेटा आपने इसको चार्ज दिया ऐसे, और मैंने पूरे वॉल्यूम पे इसको फैला दिया। बेटा पूरे वॉल्यूम पे ऐसे मैंने चार्ज फैला दिया, तो ये सारे के सारे चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे को रेपेल करेंगे, धक्का मारेंगे। धक्का तो मारेंगे, बट ये चार्ज पार्टिकल्स दौड़ के दूर नहीं जा सकते। सर कंडक्टर में तो गए थे बेटा, कंडक्टर के अंदर चार्ज पार्टिकल्स के मूवमेंट की आज़ादी थी, वहां पर फ्रीडम थी कि चार्ज पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। बेटा यहाँ पर आपके चार्ज पार्टिकल्स मूव थोड़ी कर लेंगे, और अगर चार्ज पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे इसका मतलब बेटा वॉल्यूम के अंदर जैसे पहले पड़े थे बेटा वैसे पड़े रहेंगे। कंडक्टर के अंदर आपने वॉल्यूम को चार्ज दिया भी तो सारे के सारे चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे को रेपेल करके जितना दूर जा सकते थे उतना दूर चले गए, बिकॉज दे हैड द फ्रीडम फॉर मूवमेंट। वो लेटिस के अंदर, मेटल के लेटिस के अंदर एक जगह से दूसरे तक भाग सकते थे। बट इनके पास भागने के लिए बेटा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इनको बांध रखा आपने। बट अगर बांध रखा है तो सारे के सारे वॉल्यूम के अंदर चार्ज पार्टिकल वैसे ही पड़े रहेंगे जैसे आपने उनको रखा है। अगर आपने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन से अगर चार्ज रखा तो यूनिफॉर्म से पड़े होंगे, नॉन यूनिफॉर्म रखा है तो नॉन यूनिफॉर्म रखेंगे। जैसे आप रखोगे वैसे इंसुलेटर के अंदर चार्ज पड़ा होगा, पूरे वॉल्यूम के अंदर, पूरे बल्क के अंदर बड़े आराम से चार्ज रिसाइड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कह सकते बेटा चार्ज कैन स्टे इनसाइड
द बल्क ऑफ सॉलिड इंसुलेटर। ठीक है ना, तो बड़ा यहां पर चार्ज रह सकता है। इंसुलेटर में चार्ज बड़ा कहीं भी रह सकता है, कोई इशू नहीं है। अब कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच में बड़ा आपका आएगा सेमीकंडक्टर। हमें फिलहाल उसके बारे में कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, उसके लिए अलग से पूरा का पूरा चैप्टर भी होगा। बट आप ये मान के चलें कि जो सेमीकंडक्टर है बेटा वो एक तरह से कंडक्टर से तो लेस कंडक्टिंग और इंसुलेटर से बेटर कंडक्टिंग होगा, बीच में होगा। उसके लिए बेटा पूरा का पूरा चैप्टर है, कभी ना कभी उसको बेटा हम देख ही लेंगे, है ना। चलिए बेटा आगे चलिए। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज चार्जिंग। किसी बॉडी को कैसे चार्ज करना है इसको बड़ा हल्का सा डिस्कस करते हैं। 3-4 तरीके हैं, सभी को हल्का फुल्का डिस्कस करते हैं, सुनिएगा। सबसे पहले बेटा थर्मायोनिक इफेक्ट। बड़ा थर्मायोनिक इफेक्ट के अंदर बड़ा मान लीजिए कि आपके पास कोई मेटल है। मेटल इसलिए क्योंकि बड़ा उसके इलेक्ट्रॉन्स को निकालना थोड़ा रिलेटिवली आसान होता है। बड़ा आपके पास ये मेटल है और आप इस मेटल को गर्म कर दीजिए। बड़ा थर्मायोनिक मीन्स समथिंग रिलेटेड टू थर्मल, इट मीन्स वी हैव टू हीट। इस मेटल को बड़ा आप इस तरह से गर्म कर दीजिए। बेटा जैसे आप गर्म करोगे वैसे ही इस मेटल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके पास एनर्जी बढ़ेगी। बड़ा उनके पास अगर एनर्जी बढ़ेगी तो वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से दौड़ेंगे, और अगर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से दौड़ेंगे तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि वो इस मेटल के अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़कर बाहर भाग जाएंगे। बड़ा ऐसे बाहर भाग जाएंगे। जैसे बड़ा इलेक्ट्रॉन्स बाहर भाग गए, ये मेटल जो शुरुआत में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था बड़ा ये आपका हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड, एंड हेंस द मेटल विल कन्वर्ट इनटू पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल। तो बेटा आपके पास शुरुआत में भले ये मेटल आपका न्यूट्रल हो, आपने जैसे इसको गर्म किया, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास बेटा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ऐसे अगर लगातार काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उनके पास काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि बस उस एनर्जी को लेकर बेटा वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस मेटल के सरफेस से जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा उसको तोड़ के बाहर निकल जाएंगे, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज योर थर्मायोनिक इफेक्ट। बस बेटा इतना जानना काफ़ी, हमारा काम चल जाएगा इससे। आगे चलिए। नेक्स्ट इज ऐसा ही बड़ा एक इफेक्ट और है, हो सकता है बड़ा आप लोगों ने कभी ना कभी केमिस्ट्री में पढ़ा हो, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मीन्स बड़ा समथिंग रिलेटेड टू लाइट। बड़ा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है सुनिएगा। बड़ा अगेन आप मेटल लीजिए। बड़ा ये काम मेटल में करने आसान इसलिए क्योंकि मेटल के इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। कौन से इलेक्ट्रॉन को बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन को। इस मेटल के सरफेस पर बड़ा लाइट इरेडिएट कीजिए, बड़ा लाइट फेंकिए, और वो भी ऐसी लाइट जिसके पास ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो, कम वेवलेंथ हो। क्योंकि हम जानते हैं कि बेटा लाइट के पास जो फोटोन होता है उसके पास एनर्जी h/f या बेटा hc/λ। लैम्डा जितना कम होगा, फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, बेटा आपके फोटोन के पास एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये हाई एनर्जी के फोटोन्स जैसे बेटा इस मेटल के सरफेस पर टकराएंगे तो हो सकता है कि बेटा ये जो फोटोन्स गिरे हैं ये किसी फ्री इलेक्ट्रॉन पर टकराएं, और उस एनर्जी को लेकर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है बेटा वो इस मेटल के सरफेस के अट्रैक्टिव फोर्स को तोड़कर बाहर भाग जाए। और जैसे बेटा ये इलेक्ट्रॉन बाहर भाग गया, इस बाहर भागते हुए इलेक्ट्रॉन को बेटा हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन के भागने से ये जो मेटल सरफेस है, जो मेटल था बेटा ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि शुरुआत में न्यूट्रल था। इलेक्ट्रॉन्स अगर भाग गए तो ऑब्वियस बात है कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। इट मींस दैट हमारा मेटल हो गया है पॉजिटिवली चार्ज्ड। बेटा सिर्फ समझना काफ़ी है, इनको लिखने की बड़ा ज़रूरत ऐसे है नहीं। मतलब मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है उसकी डेफिनेशन लिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो अलग से एक चैप्टर भी है अगर वहाँ भी हम देख लेंगे। हो सकता है आपने केमिस्ट्री के अंदर भी लिखा हो, है ना, इसलिए कोई ऐसी कोई खास ज़रूरत इसमें है नहीं। चलिए बेटा, दीज वर थर्मायोनिक इफेक्ट एंड बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट इज बेटा थर्ड वन इज फील्ड एमिशन। बेटा फील्ड एमिशन भी काफी हद तक इन दोनों फेनोमेनन जैसा सही है। इट सेज दैट कि बेटा मान लीजिए कि आपके पास कोई मेटल है,
ठीक है ना। मेटल के पास बड़ा खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस मेटल के पास में एक बड़ा लार्ज चार्ज लेके आओ, अच्छी खासी क्वांटिटी का चार्ज लेके आओ। मान लो बड़ा मैं पॉजिटिव चार्ज लेके आया, ये चार्ज जितना बड़ा हो बड़ा उतना बढ़िया है। अब सुनना बड़ा हो गया क्या, ये जो प्लस चार्ज होगा ये इस मेटल के सरफेस के जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना उनको अपनी तरफ खींचेगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ जाएंगे। अगर ये चार्ज बहुत 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 बड़ा हुआ तो ऐसे केस में इन इलेक्ट्रॉन्स पर इस तरफ बहुत तगड़ा फोर्स आएगा और वो कभी ना कभी बड़ा वो फोर्स इतना बड़ा भी हो सकता है कि इस इलेक्ट्रॉन को, इस फ्री इलेक्ट्रॉन को इस मेटल सरफेस से बाहर की तरफ खींच ले। हालांकि मेटल का सरफेस बड़ा एक अट्रैक्टिव फोर्स अंदर की तरफ लगाता है, लेकिन ये वाला फोर्स, इस प्लस चार्ज ने इस फ्री इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगाया, अगर ये वाला फोर्स बहुत बड़ा हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन बड़ा बाहर भाग कर आ सकते हैं। बड़ा जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बाहर भाग कर आएंगे, आपका जो मेटल होगा बड़ा वो आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, it will become positively charged। तो बड़ा आपने देखा कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन से निकाल सकते हैं। 3 तरीके देख ले इलेक्ट्रॉन निकालने के। बेटा पहला तरीका क्या था, गर्म कर दिया तो इलेक्ट्रॉन बड़ा बाहर आ गया। दूसरे तरीके में हमने कैसे बाहर निकाला उसको इलेक्ट्रॉन को, बड़ा हमने शायद फोटोन गिराया था, फोटोन गिराने से अगेन उस फोटोन को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। तीसरा बड़ा हमने आस पड़ोस में बहुत बड़ा चार्ज रख दिया पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव चार्ज उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और मेटल के अट्रैक्टिव फोर्स को अपोज करते हुए बाहर की तरफ निकाल लेगा। ये बेटा ऐसे तरीके हैं बॉडीज को चार्ज करने के। एक और बेटा, फोर्थ वन इज फ्रिक्शन। सुनना बेटा, फ्रिक्शन क्या है। मान लीजिए कि बेटा आपके पास ये कोई ग्लास है और बेटा मान लीजिए बेटा आपके पास ये कोई सिल्क है, ठीक है बेटा। ग्लास को और सिल्क को रब कीजिए, बेटा ग्लास को और सिल्क को रब कीजिए ऐसे। अगर आप ऐसे रब करोगे तो हीट जनरेट होगी और वो जो हीट जनरेट होगी दोनों में से किसी एक में से इलेक्ट्रॉन निकाल देगी। किस में से इलेक्ट्रॉन निकालेगी, बेटा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेगी जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे सके, और ये डिपेंड करता है इनके नेचर पे। अगर मैं ग्लास और रोड की अगर बात करूं तो इनके अंदर सिल्क के पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, इस बात का मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन के प्रति प्रेम ज्यादा है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। लेकिन जब वह ग्लास है ना, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन के प्रति प्रेम थोड़ा सा कम है, और अगर इसका प्रेम कम है तो ऑफ कोर्स ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। तो जैसे आप रब करोगे ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और इलेक्ट्रॉन्स बड़ा भाग कर ही आएंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, आप होगे सर सारे नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ कुछ जो बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही आते हैं और बाकी सारे नहीं आते। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स का निकालना हल्का सा आसान होता है। तो जैसे बेटा इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, आपका जो ग्लास है बेटा ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड, और आपका जो सिल्क है उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो वो हो जाएगा बेटा नेगेटिवली चार्ज। आपने कुछ नोटिस किया बेटा, मैंने इसको जितना चार्ज पॉजिटिव दिखाया है उतना इसको चार्ज नेगेटिव दिखाया है। वो इसलिए कि बेटा नेट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसका अगर चार्ज प्लस क्यू तो ऑफकोर्स उसका एग्जैक्टली उतना ही माइनस क्यू। तो दिस इज चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज बड़ा 5वां पढ़ते हैं, दैट इज बाय कंडक्शन। क्या कहता है बेटा कंडक्शन, सुनिएगा। 5th वन इज बाय कंडक्शन। सुनना बेटा, मान लो कि बेटा मेरे पास एक कंडक्टर है ऐसे, और इस मैंने कंडक्टर को पॉजिटिव चार्ज दिया। आप तो जानते हैं इस बात को कि कंडक्टर को हम जितना भी चार्ज देंगे सारा का सारा चार्ज रेपेल करके जितना दूर जा सकता है उतना दूर चला जाएगा। बेटा मैक्सिमम कितना दूर जा सकता है, तो आप बोलो सर सरफेस तक चला गया, और बाहर क्यों नहीं जा रहा, बेटा बाहर रास्ता नहीं है, बाहर रास्ता नहीं। मेरे पास एक दूसरा कंडक्टर है बेटा मैं इसी डायग्राम से काम चलाऊंगा। ये एक दूसरा कंडक्टर है लेकिन ये न्यूट्रल है। बेटा न्यूट्रल है, इसका मतलब इसके पास कोई नेट चार्ज नहीं है। इस कंडक्टर को उठाओ और इसको टच करा दो, टच करा दो। जैसे आपने इस न्यूट्रल को उठाया और बेटा ऐसे टच कराया, टच कराते ही इस पॉजिटिव चार्ज के पास और दूर जाने का रास्ता आ गया। कहां जाएगा, तो आप बोलो सर ये जो चार्ज है ये भाग कर, ये बेटा भाग कर यहां आ जाएगा। जैसे बेटा भाग कर यहां पर आएगा
इन दोनों को दूर कर दो बेटा। जैसे मैंने दोनों को दूर कर दिया वैसे इस पर चार्ज आ गया है प्लस और इस पर भी बेटा चार्ज आ गया है प्लस। दिस इज ऑफ कोर्स बेटा चार्जिंग थ्रू कंडक्शन। इसमें एक बात और, अगर ये दोनों के दोनों अगर आइडेंटिकल हुए, अगर ये दोनों आइडेंटिकल हुए, अगर दोनों आइडेंटिकल हुए तो चार्ज को बराबर बराबर बांटेंगे। अगर आइडेंटिकल हुए दे विल शेयर चार्ज इक्वली। बड़ा सारे चार्ज को बराबर बराबर बांट लेंगे। नेक्स्ट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सिर्फ और सिर्फ अपने आस पड़ोस के रीजन में रखे हुए दूसरे चार्ज पार्टिकल्स की प्रेजेंस के कारण चेंज कर ले, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज इंडक्शन। व्हाट आई मीन टू से इज लाइक दिस कि बेटा मान लीजिए कि आपके पास ये कोई कंडक्टर है। बेटा मान लीजिए कि आपके पास ये कोई कंडक्टर है और चलिए मान लेते हैं कि बात न्यूट्रल है तो नेट चार्ज ऑफ कोर्स इसके पास 0 है। जैसे ही इसके पास में कोई प्लस क्यू चार्ज लेकर आया तो ये वाला जो प्लस क्यू चार्ज होगा इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अगर अपनी तरफ खींचेगा तो बड़ा यहां पर एक तरह से अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और यहां के इलेक्ट्रॉन उठकर इधर जाएंगे तो यहां पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगी। यहां पर अगर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो ऑफ कोर्स बड़ा यहां पर आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जितना यहां पर चार्ज नेगेटिव बेटा उतना यहां पर चार्ज पॉजिटिव। जैसे ही आप इस प्लस क्यू को हटाओगे बेटा सारा चार्ज वापस से इंटरमिंगल हो जाएगा और हर जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा। जैसे यहां पर प्लस क्यू लेके आओगे यहां पर आ जाएगा माइनस क्यू और यहां पर आ जाएगा प्लस क्यू। इस चार्ज पार्टिकल की प्रेजेंस के कारण इस कंडक्टर ने अपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज किया है एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज इंडक्शन। तो आप एक बात कह सकते हो, बड़ा एक छोटी सी बात लिख सकते हो, इन ए कंडक्टर चार्ज distribution may change due to presence of nearby charges, comma this phenomenon is known as इंडक्शन। हालांकि बेटा ऐसा इंडक्शन थोड़ा बहुत बेटा इंसुलेटर्स वगैरह में होता है लेकिन उसमें एक्सटेंट बहुत ही कम रहता है, कम एक्सटेंट होता है। अच्छा यहां पर इस कारण से एक फैक्टर और आएगा बेटा और हो सकता है किसी सवाल करने में आपके लिए हेल्पफुल हो और वो ये है कि ये वाला प्लस क्यू जो चार्ज है ये इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, मान लेते हैं बेटा किसी फोर्स F1 से, और ये वाला प्लस क्यू इस प्लस क्यू को अपने से दूर रेपेल करेगा बेटा किसी फोर्स F2 से। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नजदीक है इसलिए बेटा आपका जो F1 होगा वो बड़ा होगा। ये वाला प्लस चार्ज और ये वाला प्लस चार्ज दूर है इसलिए बेटा इनके बीच का जो फोर्स F2 है बेटा वो छोटा होगा। और अगर F1 बड़ा है और F2 छोटा है बेटा, F1 बड़ा है और F2 छोटा है तो कुल मिलाकर इस F1 F2 का जो रिजल्टेंट है बेटा वो इस तरफ आएगा, नेट फोर्स इस तरफ आएगा। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक न्यूट्रल कंडक्टर को पुल कर रहा है, न्यूट्रल कंडक्टर को पुल कर रहा है। ऐसा कंडक्टर जिसका नेट चार्ज 0 है उसके बावजूद उसे अपनी तरफ पुल कर रहा है। और कारण क्या है बेटा, कारण आपको समझ में आ गया होगा। कारण सिर्फ इतना सा है कि इस प्लस के पास में जो चार्ज माइनस आया है, नेगेटिव चार्ज आया है, इसे आप इंड्यूस चार्ज कह सकते हो। इस इंड्यूस चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स है वो बड़ा है और इस प्लस क्यू ने इस पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगाया है, ये जो इंड्यूस चार्ज है उस पर जो फोर्स लगाया है बड़ा वो कम है। तो ये वाला फोर्स बड़ा, बड़ा वाला फोर्स छोटा, तो नेट फोर्स आ गया ऐसे। तो इस तरह थोड़ा न्यूट्रल बॉडीज जो है वो इस तरह से अट्रैक्टेड फील कर सकती हैं किसी दूसरे चार्ज की तरफ, कर सकती हैं। ठीक,
ठीक है बेटा। अब बात करते हैं कि आखिर इंडक्शन से चार्ज कैसे करोगे। तो इंडक्शन से कैसे चार्ज करना है उसको सुनना बेटा। मान लीजिए कि आपके पास एक न्यूट्रल कंडक्टर, आपके पास एक दूसरा न्यूट्रल कंडक्टर, आपके पास ये दो न्यूट्रल कंडक्टर्स हैं, ठीक है बेटा। और मैंने क्या किया कि इन दोनों न्यूट्रल कंडक्टर के पास में कोई पॉजिटिव चार्ज लाके रख दिया। जैसे पॉजिटिव चार्ज लाके रख दिया, ये बेटा दोनों न्यूट्रल कंडक्टर टच हैं, तो इनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को खींचोगे इस प्लस चार्ज की तरफ, तो ऑफ कोर्स बेटा यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ऐसे नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे बेटा यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया बेटा, इसलिए क्योंकि यहां पर एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गई है। ये इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं से तो आई होंगी, आप बोलो सर हाँ इधर से आएंगे इलेक्ट्रॉन्स। अगर यहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो बेटा यहां पर ऑफकोर्स डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहां पर आपके पास अपने आप आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब एक काम कीजिए, दोनों स्फीयर को दूर कर दीजिए। आप जैसे दोनों कंडक्टर्स को दूर करोगे, एक के पास पॉजिटिव आ जाएगा और एक के पास नेगेटिव आ जाएगा। अब आप इस पॉजिटिव चार्ज को भी दूर रख दो, और इस पॉजिटिव चार्ज को अगर दूर रख दोगे तो बेटा आपके पास यहाँ पर तो आ गया चार्ज माइनस, और इसके पास बेटा आ गया उतना ही पॉजिटिव। शुरुआत में आपके बेटा दोनों चार्ज के दोनों जो स्फीयर थे वो न्यूट्रल थे, और अब दोनों के दोनों चार्ज थे। लेकिन दोनों चार्ज ने इस बात का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि बेटा आपने कोई है ना नया चार्ज क्रिएट कर दिया है। इसके पास जितना नेगेटिव आया बेटा इसके पास एग्जैक्टली उतना ही पॉजिटिव आया, तो नेट चार्ज अभी बेटा आपने कोई क्रिएट नहीं किया है। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलिए, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कूलम्ब्स लॉ। किसी भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लिखना है बेटा, उसके लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। दिस लॉ इज नोन एज कूलम्ब्स लॉ। तो बेटा दो चार छोटी छोटी बातें। सबसे पहली बात, इट इज ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। बेटा कूलम्ब्स लॉ जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए है। अगर चार्जेस बड़े होंगे तो हम इस कूलम्ब्स लॉ को हल्का फुल्का मॉडिफाई करेंगे, इंटीग्रेट वगैरह करेंगे, तब जाके हमारे आंसर्स आएंगे। अगली बात, इट इज एक्सपेरिमेंटल लॉ। बेटा ये पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल लॉ है, ठीक है बेटा। अब ये लॉ क्या कहता है बेटा सुनिएगा। अगर मान लीजिए कि आपके पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, और उन दोनों के बीच में अगर सेपरेशन आपके पास R है, तो अगर लाइक चार्जेस होंगे तो रेपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। मान लेते हैं कि बार के लिए कि लाइक चार्जेस है, तो इस पर फोर्स अगर F है तो बाय एक्शन रिएक्शन पेयर न्यूटन्स थर्ड लॉ इस पर भी फोर्स F है। एक्सपेरिमेंटली इट कैन बी शोन दैट कि दिस फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इसीलिए बेटा हम इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं बेटा, इसीलिए हम इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। और कुल मिलाकर जो फॉर्मूला निकल के सामने आता है बेटा, दैट इज F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बेटा K हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट है, बेटा K हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट है। दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या बेटा कूलम्ब्स कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होगी बेटा दैट विल बी इन एयर 9 × 10⁻⁹। बेटा ये न्यूटन है, ये मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा, कूलम्ब का स्क्वायर नीचे आएगा, तो दैट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये बेटा जो वैल्यू है ये वैक्यूम या एयर में है। बेटा कई बार एक वर्ड और भी यूज कर रखा हो तो दैट इज फ्री स्पेस। अगर चार्ज पार्टिकल्स एयर या वैक्यूम के अंदर पड़े बेटा तब उनके बीच में जो फोर्स होगा दैट विल K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। K की जो वैल्यू होगी बेटा दैट इज 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। फेयर इनफ। हालांकि बेटा हम K से भी बेटर इसको और तरीके से लिखेंगे, उसको देखते बेटा है। ये हमारे पास बेटा फोर्स की वैल्यू है। इस फोर्स में सबसे अच्छी बात बेटा ये है कि जो फोर्स है वो हमेशा दोनों चार्ज पार्टिकल्स को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग होगा।
बस इस बात का फर्क पड़ सकता है कि हाँ अगर अपोजिट चार्जेस हुए तो अट्रैक्ट कर रहे होंगे, सेम साइन हुए तो रेपेल कर रहे होंगे। तो जो भी फोर्स लगेगा वो हमेशा इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। इस तरह के फोर्सेस को हम लोगों ने 11th क्लास के अंदर सेंट्रल फोर्सेस भी कहा था, और आपको ये भी मैंने कहा था कि बेटा सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। तो इसका मतलब हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बेटा वो हमेशा कंजर्वेटिव रहेगा। तो चलिए बेटा दो बातें लिखते हैं। फोर्स इज ऑलवेज along the line joining the charges। चार्जेस को जोड़ने में जो लाइन है उसके अलोंग होगा, और अगर ऐसा है तो पक्की बात है कि हमारा जो फोर्स है बेटा वो एक सेंट्रल फोर्स है। बेटा इस तरह के फोर्सेस को हम नाम देते हैं, बेटा क्या नाम देते हैं? सेंट्रल फोर्सेस। एंड सेंट्रल फोर्सेस आर ऑलवेज कंजर्वेटिव इन नेचर, आर ऑलवेज कंजर्वेटिव इन नेचर। बड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। अगर आपको बड़ा याद नहीं है तो इस बात को रिपीट भी कर सकता हूं कि क्यों सेंट्रल फोर्सेस हमेशा कंजर्वेटिव होंगे। सुनना बेटा, मान लीजिए कि आपके पास ये Q1 चार्ज है, बेटा इसको मैंने फिक्स कर दिया, और यहां कहीं बेटा आपके पास कोई Q2 चार्ज है। जो भी फोर्स लगेगा वो दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग लगेगा, बेटा फोर्स विल बी लाइक दिस। और इस Q2 चार्ज को मैंने एक सर्कल पर चलाते 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 मैं वहीं ले आया। पूरे रास्ते बड़ा फोर्स इस तरफ, ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, दोनों बीच में एंगल कम्स आउट विद 90 डिग्री, सो वर्डन इज जीरो। बड़ा थोड़ी देर बाद में Q2 चलते चलते यहाँ पर आ गया, तो Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया इस तरफ, लेकिन Q2 का जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो तो सर्कल के टेंजेंट के अलॉन्ग होगा इस तरफ। अगेन बेटा फोर्स इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, अगेन द एंगल कम्स आउट टू बी 90। यही बेटा Q2 चलते चलते यहाँ कहीं आ गया, तो फोर्स जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड्स होगा, और डिस्प्लेसमेंट जो ds होगा वो ऐसे होगा। अगेन द एंगल कम्स आउट विद 90। एट ईच इंस्टेंट द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड यू कुड से कि वर्क डन एट एनी इंस्टेंट इज जीरो, एंड इफ वर्क डन एट एनी इंस्टेंट इज जीरो बेटा इट मींस द नेट वर्क डन कम्स आउट टू बी जीरो। जहां से चलाया था चार्ज पार्टिकल चलाते चलाते वहीं ले आया, उसके बावजूद आपका बेटा वर्क डन जीरो है। इस बात का अर्थ क्या है कि बेटा आपका फोर्स कैसा होना चाहिए? कंजर्वेटिव होना चाहिए। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि बेटा दिस काइंड ऑफ फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। अच्छी बात है बेटा। सर कंजर्वेटिव इन नेचर वाली बात पर आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहे? हाँ बेटा दे रहा हूं, वो इसलिए भी क्योंकि बेटा हमने आज तक जिस फोर्स के लिए ये कहा है कि ये कंजर्वेटिव है, उस फोर्स के लिए हमने आगे जाकर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की है। हमने हो सकता है बेटा कभी न कभी ग्रेविटेशनल फोर्स को कंजर्वेटिव कहा हो, तो हमने कहा कि अरे ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ एक पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। हमने कहा हो कि स्प्रिंग फोर्स की जो टेंशन है वो कंजर्वेटिव है, तो हमने ये भी कहा होगा कि स्प्रिंग फोर्स की एक पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज हाफ kx²। हमने ये शायद ये कहा होगा कि सरफेस टेंशन जो है बेटा वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हमने ये भी कहा होगा कि सरफेस टेंशन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक पोटेंशियल एनर्जी जिसे हम सरफेस एनर्जी कह सकते हैं। अगेन हर जगह हमने जहां किसी फोर्स को कंजर्वेटिव कहा है तो हमने साथ साथ उस फोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन की है। तो इसका अर्थ ये रहा कि इस फोर्स के भी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के भी हम कभी न कभी आगे जाकर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे। एंड ऑफ कोर्स यू नो इट वेरी वेल कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करके हम सवालों को टफ नहीं, सवालों को हम आसान बना लेते हैं। तो फिर बेटा इट मीन्स दैट potential energy is defined for इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। बड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी आप बड़े आराम से डिफाइन कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आई होप यू गेट द पॉइंट बेटा। आगे चलते हैं। हमारा जो बड़ा के की जो वैल्यू है उसको लेकर बड़ा थोड़ी सी बातें और करनी है। मेन बात तो बड़ा अपने फोर्स के फॉर्मूले की है, बाकी बड़ा आपके कॉन्सेप्ट्स बड़ा मोस्टली तो तुम्हें समझ में आएगा। कैसे बड़ा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। अब हल्का फुल्का बड़ा इस के को और डिस्कस करते हैं कि आखिर ये जो हमारा कांस्टेंट है, कूलम्ब्स कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जो है, इसकी बात और कर लेते हैं। सुनना बेटा, जो भी आपका फोर्स है बेटा सुनना इस बात को, ये चार्ज Q1 है
ये चार्ज Q2 है, आस पड़ोस में एयर है या वैक्यूम है। मैं बेटा पहले बोल दूं कि इस केस में आपके पास एयर या वैक्यूम है। तो इस केस में अगर ये Q1 Q2 चार्ज के बीच में अगर आपका सेपरेशन R है, अगर R है, तो Q1 Q2 को और Q2 Q1 को इस तरह से रेपेल करेंगे, इस तरह से बेटा रेपेल करेंगे। उस फोर्स की जो वैल्यू होगी बेटा दैट विल बी K Q1 Q2 अपॉन R²। बेटा K को हम लिख सकते हैं एक अलग कांस्टेंट के टर्म्स में, K इज इक्वल्स टू 1/4πε0। सुना बेटा आप लोगों ने क्या कहा? इस साइन का नाम है एप्सिलॉन, टर्म का नाम नहीं है, साइन का नाम है एप्सिलॉन। ये बेटा 0 लगा रखा तो एप्सिलॉन नॉट। तो दिस टर्म इज नोन एज, सॉरी बेटा, दिस साइन इज नोन एज एप्सिलॉन। और बेटा 0 लगा रखा है तो एप्सिलॉन नॉट, इसको स्पेल कर दिया करो। फेयर इनफ। इस टर्म को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बेटा हमें बहुत ज्यादा इस बात को जानने की जरूरत है नहीं, बट इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या बेटा परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये टर्म इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि किसी मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स है वो कितने बढ़िया तरीके से प्रोपेगेट हो सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से प्रोपेगेट हो सकते हैं, उस बात को डेजिग्नेट करती है हमारी ये टर्म परमिटिविटी। इस परमिटिविटी की जो बड़ा वैल्यू है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की जो वैल्यू है बड़ा दैट विल बी 1/4πk। बड़ा k कितना था? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अगर आप थोड़ा सॉल्व करते हो तो इसकी वैल्यू आती है बड़ा 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। दिस इज योर एप्सिलॉन नॉट्स वैल्यू। नहीं याद करने बेटा, सवाल के अंदर दे रखी होगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है बेटा। ये इसकी वैल्यू मैं आपसे पूछ बेटा एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या होगी? बेटा लिखा सकते हो क्या इसके डायमेंशन? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, क्यों नहीं लिखा सकते। कूलम्ब का स्क्वायर, कूलम्ब IT था तो उसका स्क्वायर हो गया I² T²। नीचे बेटा न्यूटन, बेटा न्यूटन को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं mL/T-2। मीटर का स्क्वायर इज ऑफ कोर्स बेटा L का स्क्वायर। ऊपर गए तो हमारे पास आ गया m⁻⁻1 और बेटा L⁻⁻3, L⁻⁻3 बेटा T की पावर तो शायद 4 आ गई होगी, सॉरी, T की पावर बेटा 4 एंड I⁻⁻2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ बेटा, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। बेटा मैं फिर से यहां लिख दूं, बेटा थोड़ा दूर चला गया होगा, मैं इसे थोड़ा आपसे दूं m⁻⁻1 बेटा L³ ऊपर गया तो L⁻⁻3 बेटा T² ऊपर गया तो T⁻4 और बेटा I⁻2 तो पहले से ही था। ले बेटा ये हमारी डायमेंशन है। एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन बेटा जेईई मेन का सवाल है, शायद 3-4 साल पुराना सवाल होगा, बेटा उन्होंने डायमेंशन पूछ ही रखी थी। याद रखने वाले तो नहीं बेटा, ठीक है ना, कि डायमेंशन याद रखो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बट निकालना आना चाहिए बेटा। मेरे ख्याल से आपको निकालना तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एयर या फिर बेटा वैक्यूम हुआ तो ऐसे केस के अंदर बेटा किस तरह से बेटा K को 1/4π एप्सिलॉन नॉट लिखना है और एप्सिलॉन नॉट की जो बेटा वैल्यू है उसको 1/4π × 9 × 10⁻9 लिखना है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू बेटा 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर आएगी। इतनी बातें काफ़ी है बेटा, इतनी बातें काफ़ी। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं और बेटा इस बात को डिस्कस करते हैं। अब इस बात को डिस्कस करते हैं कि अगर कोई और मीडियम हुआ, अगर कोई डिफरेंट मीडियम हुआ तो क्या होगा। डिफरेंट मीडियम में बेटा क्या क्या फर्क पड़ सकता है, तो उसको हल्का सा डिस्कस करते हैं। हालांकि बेटा मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख दूंगा ना तब भी हमारे सवाल तो बन जाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा लॉजिक भी बताना चाहता हूं कि बेटा मीडियम चेंज हुआ तो आखिर फोर्सेस क्यों चेंज हुए, उसको हम हल्का सा डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, डिस्कस कर सकते हैं। बाकी बेटा ठीक है, फॉर्मूले से बड़े आराम से काम बनी जाएगी। तो मेरी बात सुनिएगा बेटा, मान लीजिए कि आपके पास ये कोई चार्ज है Q1, फॉर एग्जाम्पल ये चार्ज पॉजिटिव है।
ये आपके पास बड़ा चार्ज है Q2। फॉर एग्जाम्पल बेटा इसको एक बार फिर से आप नेगेटिव मान लीजिए, ठीक है ना। इनके बीच का जो सेपरेशन है बेटा वो एक बार के लिए आप R मान लीजिए। अब मेरी बात सुनिएगा बेटा, अब कोई और मीडियम है, दिस इज एनी अदर मीडियम, कोई और मीडियम बेटा, मान लीजिए बेटा पानी है और पानी के अंदर दोनों चार्ज पार्टिकल्स पड़े हैं, मान लीजिए एक बार के लिए। तो जैसे ये Q1 चार्ज हमने बेटा पानी के अंदर रखा, तो Q1 चार्ज Q2 पर तो फोर्स लगाएगा ही लगाएगा, और वाटर के मॉलिक्यूल से फोर्स लगाएगा। तो सर उससे क्या होगा, अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स पर अगर फोर्स लगाएगा तो सुनिएगा इस बात को, वाटर का मॉलिक्यूल हम जानते बेटा न्यूट्रल है, एक बार के लिए मैंने ऐसे मॉलिक्यूल ऐसे दिखा दिया। लेकिन जैसे ही मैंने Q1 चार्ज को ऐसे रखा, तो Q1 चार्ज जो होगा उस मॉलिक्यूल के पॉजिटिव चार्ज को तो अपने से दूर धक्का देगा और नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इस कारण से वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसका नेगेटिव चार्ज हल्का सा लेफ्ट में शिफ्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज हल्का सा राइट में शिफ्ट होगा। इसे हम बोलते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल का पोलराइजेशन हो गया है बेटा। इसे हम क्या शब्द यूज करेंगे बेटा, उसका पोलराइजेशन हो गया, वाटर के मॉलिक्यूल का पोलराइजेशन हो गया। और वाटर के मॉलिक्यूल का जैसे पोलराइजेशन हुआ, इस Q1 के चारों तरफ जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे बेटा वो ऐसे डाइपोल्स बनाएंगे, डाइपोल, दो पोल, डाई मतलब दो, दो पोल, माइनस और प्लस, माइनस आ जाएगा इस Q1 के नजदीक, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा इस Q1 चार्ज को ऐसे घेर लेंगे, यहां माइनस यहां प्लस, यहां माइनस यहां प्लस, यहां माइनस यहां प्लस, यहां माइनस यहां प्लस बेटा, यहां माइनस यहां प्लस, यहां माइनस यहां प्लस। तो इस पॉजिटिव चार्ज के नजदीक में इफेक्टिवली, इसके नजदीक में इफेक्टिवली बेटा कुछ नेगेटिव चार्ज आ गया, और अगर इसके नजदीक में अगर बेटा इफेक्टिवली अगर नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो आस पड़ोस के रीजन के अंदर जो Q1 का प्रभाव था उसके साथ साथ इस नेगेटिव चार्ज का भी इफेक्ट आना स्टार्ट हो गया। ऑफ कोर्स Q1 के कारण अगर फोर्स लगेगा ऐसे, तो इस नेगेटिव चार्ज के कारण फोर्स लगेगा ऐसे, तो आपका जो नेट फोर्स था वो तो घट गया, आपका जो नेट फोर्स था तो घट गया। और यही कहानी Q2 पर भी होगी, ये Q2 चार्ज भी अपने आस पड़ोस के जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके इस तरह से पोल्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जिसे हम पोलराइजेशन बोलेंगे, और हम कहेंगे कि वाटर जो है डायपोल की तरह बिहेव करने लग गया है, और वाटर मॉलिक्यूल के जो डायपोल्स है बेटा उसको ऐसे घेर लेंगे बेटा, माइनस प्लस, माइनस प्लस बेटा, माइनस प्लस, माइनस प्लस। अगेन बेटा इस प्लस Q चार्ज के साथ बेटा नेगेटिव चार्ज आ गया, और जो नेगेटिव चार्ज है वो जानते हो तुम क्या करेगा बेटा, ये वाला प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज को रेपेल करेगा, लेकिन ये वाला जो नेगेटिव चार्ज जस्ट इसको घेर के बैठा है बेटा वो अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस कारण से इस Q1 चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो जितना हम सोचते थे उससे कम आएगा। तो जैसे बेटा आपने इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स को किसी मीडियम के अंदर रखा बेटा, वैसे ही आपका जो फोर्स होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा किसी एक चार्ज पार्टिकल पर बेटा, वो पहले वाले फोर्स से कम आएगा, लेस आएगा। और जितने टाइम्स कम आएगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि ये मीडियम कितने बढ़िया तरीके से पोलराइज हो सकता है, और कोई मीडियम कितने बढ़िया तरीके से पोलराइज हो सकता है ये डिपेंड करता है उस मीडियम की प्रॉपर्टी पर। कोई बहुत बढ़िया तरीके से पोलराइज हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है कि इतने आसान तरीके से पोलराइज ना हो। अगर बड़ा ये सारा मेटल होता, मेटल्स के बड़ा इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स बड़ी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बड़े आराम से आते हैं, उसमें पोलराइजेशन बहुत शानदार होता, और पोलराइजेशन अगर बहुत शानदार होता है और तगड़ा नेगेटिव चार्ज आता, अगर नेगेटिव चार्ज तगड़ा आता तो बड़ा जी वो वहां पर फोर्स कम से कम आता। तो इसका मतलब पोलराइजेशन कितना होगा वो डिपेंड कर रहा है मीडियम पे, और पोलराइजेशन से डिपेंड करेगा कि कितना नेगेटिव चार्ज इसके पास में आएगा, और जितना नेगेटिव चार्ज इसके पास में आएगा दूसरे चार्ज पार्टिकल और फोर्स उतना ही कम आएगा। तो फोर्स इस बात पर डिपेंड करने लग गया है कि मीडियम कौन सा है। तो बेटा अब आपके पास जो फोर्स की वैल्यू आएगी बेटा, तो फोर्स की वैल्यू विल बी, मैं बेटा K डैश Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिख रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि बेटा जो K डैश है वो हमारा वाला K नहीं है, जो 9 × 10⁹ था ना, वो नहीं है, उससे कम है। ये तो आप समझ गए होंगे, उससे कम है। कितना कम है वो डिपेंड करता है बेटा किस पे, मीडियम पे। इस K को बेटा मैं लिख रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन
बेटा देखना क्या लिख दिया है, 1/4 बेटा अगर आपको दिक्कत है मैं अलग से दिखाया तो 1/4 बेटा एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी थी, किसकी, वैक्यूम की। ये एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी, किसकी, इस मीडियम की। तो आप कह सकते हो कि इस साइन का नाम तो बड़ा हम पहले से जानते हैं, साइन का नाम तो एप्सिलॉन है, और इस टर्म को आप कह सकते हो कि बेसिकली इट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। बेटा मीडियम की प्रॉपर्टी है, और आप इस बात को बड़ा समझ गए होंगे कि ये जो एप्सिलॉन है, पक्की बात है कि एप्सिलॉन नॉट से बड़ा है। ये एप्सिलॉन नॉट से बड़ा आएगा तभी तो ये के डैश उस के से छोटा आएगा। सो वी आर वेरी श्योर कि दिस एप्सिलॉन शुड बी मोर देन दैट एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट के बराबर तो सिर्फ तब होगा जब एयर ही हो, अदरवाइज बड़ा एप्सिलॉन की वैल्यू हमेशा एप्सिलॉन नॉट से बड़ी होगी। और कितनी बड़ी होगी वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हाउ वेल दिस मीडियम कैन बी पोलराइज्ड। तो बड़ा मैं इस बात को कह सकता हूं कि दिस एप्सिलॉन विल बी मोर फॉर द मीडियम which can be easily पोलराइज्ड। एंड किस एक्सटेंट तक बड़ा किसी मीडियम को आप पोलराइज कर सकते हो डिपेंड करता है उस मीडियम पे। तो पक्की बात है कि एप्सिलॉन जो है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि मीडियम क्या है। सो दिस परमिटिविटी ऑफ फ्री मीडियम इज ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। बेटा इस एप्सिलॉन की यूनिट और डायमेंशन वापस से बताने की जरूरत नहीं है ना, वही यूनिट आएगी जो एप्सिलॉन नॉट की आएगी। बेटा अलग क्यों आएगी, वही आएगी। तो अगर कोई मुझसे पूछ ले कि इसकी यूनिट क्या आएगी तो मैं बोल दूंगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कोई मुझसे पूछे सर डायमेंशन क्या आएगी, और बेटा वही आएगी जो मैंने निकाली थी, मैं तो भूल गया। ठीक है, तो आप वही लिख सकते हो। ठीक है ना। अब थोड़ी कहानी में एक बात और, ये एप्सिलॉन नॉट से कितने टाइम्स है, सुना मैंने क्या कहा, कितने टाइम्स है, उस रेशो को भी हम एक नाम दे देते हैं, मजा आएगा ऐसे। तो दिस एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय ये क्या बेटा, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये जो रेशो है बेटा, इस रेशो को हम एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको बेटा हम नाम देंगे रिलेटिव परमिटिविटी। बेटा ये मत सोचना कि बहुत ही कोई हाई फाई काम हो गया है, इसका सिर्फ एप्सिलॉन आर का सिर्फ ये अर्थ है कि ये बता रहा है कि इस मीडियम का जो एप्सिलॉन है, इस मीडियम की जो परमिटिविटी है वो एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी कितने टाइम्स है, एंड दैट्स इट, कितने टाइम्स है बस। तो मैं आपसे पूछ बेटा बताना एप्सिलॉन आर की यूनिट क्या होगी। आप बोलोगे सर कैसे फालतू बातें कर रहे हो आप, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, इसकी यूनिट सेम, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इट इज़ यूनिटलेस। बेटा बताना इसके डायमेंशन क्या होगी। आप अगेन कहोगे सर अगेन फालतू बात है, सर ऊपर एप्सिलॉन की डायमेंशन भी वही है, वैक्यूम का जो एप्सिलॉन उसके डायमेंशन भी वही है, कैंसिल हो जाएंगे, इट इज़ यूनिटलेस, इट इज़ डायमेंशनलेस। कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है। आप तो बल्कि कहोगे सर इट इज़ जस्ट ए रेशो, और वो भी ऐसा रेशो जो हमेशा 1 से बड़ा होगा। 1 के बराबर कब होगा, जब बेटा आपका मीडियम भी वैक्यूम या एयर ही हो जाए बेटा, तब तो आपका 1 हो जाएगा। अदरवाइज हमेशा एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होगी वो एब्सोल्युटली 1 से बड़ी होगी। आई होप बेटा समझ गए होंगे। मैं एक बात और बोलूंगा बेटा, वाटर का जो एप्सिलॉन आर है आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। मेरा एम याद कराना नहीं, मेरा एम इस बात को फील कराना है कि वाटर का एप्सिलॉन आर 81 टाइम्स है। इसका मतलब उसका ये परमिटिविटी, उसका जो परमिटिविटी है बेटा ये एयर के मुकाबले 81 टाइम्स है। इसलिए फोर्स जो है वो 1/81 टाइम्स है, 81 टाइम्स नहीं 1/81 टाइम्स। ये नीचे आएगा, देख लेंगे, नहीं चिंता वाली बात नहीं।
और इसी तरह से अगर बेटा मैं कहूँ मेटल के लिए क्या है, तो आप बोलोगे सर मेटल के लिए तो पोलराइज करना और आसान होगा। सर और आसान होगा तो ये नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा आएगा। सर नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा आएगा तो फोर्स और कम आएगा। फोर्स और कम आएगा तो सर एप्सिलॉन और बड़ा आएगा। एप्सिलॉन और बड़ा आएगा तो एप्सिलॉन आर बहुत बड़ा आएगा। तो आप कह सकते हो कि मेटल्स के लिए एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है बेटा वो इनफाइनाइट होती है। दोनों ही बेटा आपको बातें याद नहीं करनी, मैं तो ऐसे बेटा फील कराने के चक्कर में इतनी सारी बातें बोल रहा हूं। आई होप यू बेटा गेट द पॉइंट। तो ये बेटा हमारा एप्सिलॉन आर की कहानी है, रिलेटिव परमिटिविटी की कहानी है। मैं बेटा फिर से हमारे फॉर्मूले में वापस से आता हूं, मुझे थोड़ी जगह चाहिए इसलिए बेटा मैं मिटा रहा हूं। अदरवाइज बेटा हमने जो फॉर्मूला अभी अभी लिखा था, मैं उसी फॉर्मूले पर उसी बात पर वापस आ रहा हूं। और बेटा बात दरअसल ऐसी है, सुनिएगा, कि अपना जो फोर्स था इन एनी अदर मीडियम, हमने उसको लिख लिया था बेटा, क्या लिख लिया था, के डैश Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के डैश को मेरे बच्चे क्या लिख रहे थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ मीडियम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बेटा Q1 Q2 ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। याद करो बेटा एप्सिलॉन आर क्या था, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन, मैंने उसको ऐसे लिख दिया, इनटू बेटा आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अच्छी बात है बेटा। हमारा जो के डैश है उसकी वैल्यू बेटा मैं चाहो तो आप अलग से दिखा देता हूँ, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। बेटा इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मुझे याद है बच्चों, यहाँ से मुझे भी याद है, इसकी वैल्यू थी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर। कुल मिलाकर हमारे के की जो वैल्यू है वो हमारा जो एक्चुअल के था, जो एरिया वैक्यूम में के था, उसके मुकाबले कम है। और बड़ा कितने टाइम्स कम है, एप्सिलॉन आर टाइम्स कम है। तो बड़ा बड़े आराम से इस के की वैल्यू लिख सकते हो, हमारा काम अच्छे से चल जाएगा। आई होप बेटा समझ गए होंगे। ये बड़ा हमारा फोर्स आ गया, और आप जानते हो के की वैल्यू बेटा अगर 1/εr टाइम्स हो गई है तो फोर्स की वैल्यू भी बेटा 1/εr टाइम्स हो गई है। तो हमारा काम बड़े आराम से इस तरह से चल जाएगा। फेयर इनफ। इस एप्सिलॉन आर का एक नाम और है बेटा, जो आगे जाके भी बेटा तुम्हारे काम आ सकता है, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बड़ा आगे जाके हमारे कैपेसिटर चैप्टर में बेटा ये वाला नाम बड़ा बहुत बार आएगा। तो आप इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलें या बड़ा आप रिलेटिव परमिटिविटी बोलें, एक ही बात है। और ये बड़ा हमारे इस तरह से काफ़ी काम आ सकता है। किसी भी सवाल के अंदर बड़ा आपको एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होगी वो इन जनरल दे रखी होगी, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, कारण समझ में आ गया बेटा, फोर्स कैसे कम हुआ है ना। चलिए बेटा आगे चलते हैं, थोड़े सवाल करते हैं। बड़ा बातें तो काफ़ी टाइम से कर ही रहे हैं। अगर किसी सवाल के अंदर ये नहीं बता रखा कि मीडियम कौन सा है, तो ऐसे केस के अंदर आप लोग बेटा हमेशा ही एयर और वैक्यूम मान के ही सवाल करोगे, बस इतनी सी बात, एयर है। चलिए बेटा हमारे कूलम्ब्स लॉ के फॉर्मूले पर हम वापस से भी आएंगे बेटा। फिलहाल एक बार हम स्केलरली क्या क्या कर सकते हैं वो कर लेते हैं बेटा, फिर वेक्टर फॉर्म के अंदर भी इस फॉर्मूले को हम देखेंगे। चलिए बच्चों, दो सवाल पूछ रहा हूं बेटा आपको। एक चार्ज है बेटा 2 मिली कूलम्ब, दूसरा चार्ज है बेटा -3 माइक्रो कूलम्ब, और दोनों के बीच में बेटा सेपरेशन है लेट्स से 10 सेंटीमीटर। बेटा सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये एक दूसरे को ऐसे अट्रैक्ट करेंगे बेटा। मैं इस फोर्स की वैल्यू निकालना चाहता हूं बेटा। कुछ नहीं बोल रखा तो बेटा ऑफ कोर्स हम इन दोनों को कहां पड़ा मानेंगे, एयर में। बेटा बोलना के की वैल्यू कितनी है, आप बोल सकते के की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। Q1 Q2, Q1 है 2 × 10⁻³ कूलम्ब, Q2 है 3 × 10⁻⁻6 कूलम्ब। सर माइनस क्यों लिख रहे बेटा, माइनस तो ऐसे डायरेक्शन बता रहे हैं, हम डायरेक्शन तो वैसे निकाल भी नहीं रहे हैं, तो लीव दैट। कभी वेक्टर फॉर्म में करेंगे बेटा तब तो फिर भी कर लें।
अपॉन आर का स्क्वायर, थोड़ा 10 सेंटीमीटर लिख दो, ले बेटा SI यूनिट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लिखेंगे, थोड़ा हम उसको 0.1 मीटर लिख सकते हैं का स्क्वायर। मीटर का स्क्वायर कैंसिल, कूलम्ब का स्क्वायर बेटा कूलम्ब का स्क्वायर कैंसिल, 10 रेज़ टू पावर बेटा 9 कैंसिल। हमारे पास बेटा आंसर शायद आ गया 9 इंटू 2 इंटू 3 बेटा 0.1 का स्क्वायर ऊपर गया तो 100 ऊपर आ गया बेटा मेरे ख्याल से 5400 न्यूटन आंसर आ गया बेटा। एक बार चेक करना सही है, हाँ बेटा 5400 न्यूटन आपका आंसर आ गया, बढ़िया आंसर है, ठीक है। आगे चलिए बेटा, एक सवाल और पूछता हूं, अगेन अपने बेटा सिंपल कूलम्ब लॉ पे सवाल पूछ रहा हूं। सवाल है बेटा फाइंड मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन two charged particles placed at a separation 5 सेंटीमीटर इन एयर। दो चार्ज पार्टिकल्स है बेटा, उनके बीच में सेपरेशन बेटा 5 सेंटीमीटर है और उनके बीच बेटा हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है मिनिमम। चार्ज तो सर दिया ही नहीं, चलो बेटा देखते हैं कुछ सवाल में कोई ऐसा हिंट हो बेटा जिससे कुछ कर सके। ये चार्ज बेटा Q1, ये चार्ज Q2, इनके बीच सेपरेशन है 5 सेंटीमीटर, दैट इज 0.05 मीटर। अगर फोर्स लिखने बैठे तो आप बोलो सर K, बड़ा K की वैल्यू तो बड़ा एयर में पड़े, इसलिए आप बोलोगे 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज 0.05 मीटर का स्क्वायर। मीटर का स्क्वायर कैंसिल। सर Q1 Q2 दे नहीं बेटा, तो क्या करें बेटा? Q1 Q2 अगर नहीं दिए इसका मतलब कुछ लोचा है, हमसे मिनिमम फोर्स पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब जरूर Q1 Q2 मिनिमम रहे होंगे। Q1 Q2 मिनिमम कितना हो सकता है? 1 कूलम्ब? आपको नहीं सर, मिनिमम चार्ज तो हो सकता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम्ब। क्यों बेटा, उससे कम नहीं हो सकता क्या? तो आप बोलो सर आपने सिखा रखा है कभी भी चार्ज E/2, E/3, E/4 नहीं हो सकता, मिनिमम चार्ज सिर्फ और सिर्फ E हो सकता है। तो मल्टीप्लाई विथ द लीस्ट पॉसिबल चार्ज ऑफ ए पार्टिकल, दैट इज 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम्ब। बड़ा कूलम्ब का स्क्वायर आपके पास बड़ा क्या हो गया? कैंसिल। दैट इज 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9, बड़ा 1.6 इंटू 1.6 इज बड़ा 2.56 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 38 अपॉन बड़ा 5 इंटू 5 का स्क्वायर तो 25 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। मैं एक बार बड़ा पावर्स तो सॉल्व कर लेता हूँ। दैट इज 9 इंटू 2.56 अपॉन 25 इंटू बड़ा 10 रेज़ टू पावर 34, वो हो गया। ठीक है बेटा, ये आंसर आपका, ये आपका फोर्स। चलिए बेटा, इसी बात पे एक छोटा सा सवाल और, दैट इज बड़ा इस तरह की सिचुएशन है कि एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के चारों ओर चक्कर काट रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। बोल रखा है कि ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण वो चक्कर काट रहा है। तो कहानी बेटा ऐसी है कि बीचों बीच बड़ा कोई प्लस Q चार्ज है
और हमने इसको फिक्स रखा हुआ है। इसका जो रेडियस है बेटा वो ऐसे r है, और यहां कहीं बेटा मेरे पास एक दूसरा चार्ज है बेटा -q, और इसका मास है। इसको बेटा कितनी वेलोसिटी दूं कि ये +q के चारों तरफ चक्कर काटता रहे? बेटा उस v0 के आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, कितनी वेलोसिटी दूं कि बेटा इस कैपिटल Q के चारों तरफ चक्कर काटता रहे। कुछ नहीं बोल रखा बेटा, हम इसको एयर मान के चलेंगे, ठीक है ना। फाइंड v0 for -q2 perform circular motion अराउंड +q। ठीक है बेटा, ये वाला +q बेटा इस -q को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा किसी न किसी फोर्स F से। इस फोर्स को हमें बेटा लिखना आता है, फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू k q1 q2 दैट इज q अपॉन r²। बेटा -q लिखने की जरूरत नहीं बेटा, -q तो सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि इस +q ने इस -q को अट्रैक्ट किया है बेटा, ठीक है। डायरेक्शन दिखाई दी है, दिस इज द फोर्स एंड नेट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू इसका मास इनटू एक्सेलरेशन। बेटा अगर इस तरह से अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, वेलोसिटी अगर v0 है, देन यू नो इट वेरी वेल कि सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, और उस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला शायद मेरे बच्चों को याद है, दैट इज v0 का स्क्वायर अपॉन r। एक बेटा r से r कैंसिल, बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, दैट इज अंडर रूट ऑफ k q अपॉन mr। ये बेटा v0 आ गया। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि इस चार्ज पार्टिकल के पास एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप कहोगे सर एंगुलर वेलोसिटी होनी चाहिए v0 बाई r, बेटा दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ k q अपॉन mr3। हमारा बेटा आंसर तो आ गया, हम और बातें कर रहे हैं। पूरा चक्कर काटने में टाइम कितना लगेगा? कोई हमसे अगर टाइम पीरियड पूछ ले तो मेरे बच्चे बोले सर टाइम पीरियड इज ऑफ कोर्स 2 पाई बाई ओमेगा, दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ mr³ अपॉन k/q। फेयर ना बेटा। कोई हमसे पूछ ले कि इस चार्ज पार्टिकल ने जो चक्कर काटा है उस चक्कर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? आई रियली होप बेटा ये कॉन्सेप्ट आपको याद होंगे। फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितने चक्कर काट लेंगे, उस संख्या को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी इज ऑफ कोर्स बेटा कितनी 1/t होती है बेटा, 1/t लिखी तो मेरे पास आंसर आ गया 1/2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ बेटा क्या k/q अपॉन mr³। ये बेटा अपनी फ्रीक्वेंसी। तो कोई बात अगर पूछेंगे बेटा हम बड़े आराम से सारे काम कर सकते हैं। मेन चीज तो बेटा सिर्फ और सिर्फ ये कूलम्ब्स लॉ लिखना था। अच्छा बेटा एक बात और, स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर ना, अच्छी बुक्स के अंदर आंसर बेटा k में छोड़ना पसंद नहीं करते। k को आप हमेशा क्या लिख दोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने तो बेटा छोड़ दिया है, बट आप अगर आंसर मैच कराओगे किसी भी बुक से तो बेटा लोग बाग k में आंसर छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। तो हर जगह बेटा जहां पर आपने k लिख रखा है वहां पर आप k की जगह बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया करो, अच्छा रहेगा, फिर मैच कर जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बेटा हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था उसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही देखा। अब हम उसको थोड़ा डायरेक्शन के हिसाब से देखते हैं। हालांकि हमने डायरेक्शन भी देखी, बट वो डायरेक्शन बड़ा सिर्फ और सिर्फ ऐसे देख ले कि अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव है। हम उस डायरेक्शन को वेक्टर फॉर्म में भी देख सकते हैं। तो चलिए सुनिए बेटा, मान लीजिए कि आपके पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज बेटा Q1 और एक चार्ज Q2। इन दोनों के बीच में सेपरेशन r है और Q1 के रेस्पेक्ट में Q2 की जो पोजीशन है लेट से बेटा वो r वेक्टर है। अब Q1 Q2 पर जो फोर्स लगाएगा या तो वो r वेक्टर की तरफ होगा या r वेक्टर के अपोजिट होगा। अगर दोनों के साइन सेम हुए तो r वेक्टर की तरफ होगा, दोनों के साइन अपोजिट हुए तो बेटा जी ऑफ कोर्स r वेक्टर के अपोजिट होगा। तो बड़े आराम से कह सकता हूं कि फोर्स कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड इज k/q1 q2 अपॉन r² multiplied with direction. Direction is of course represented by a unit vector. In this case I could easily say कि there is a unit vector along r vector.
यूनिट वेक्टर अलोंग आर वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई आर कैप। अब सुनना बेटा बात, अगर Q1 Q2 सेम साइन के हुए, दोनों प्लस प्लस तो भी ये टर्म प्लस आएगी, दोनों माइनस माइनस तब भी बेटा ये टर्म प्लस आएगी, और अगर ये सारी टर्म प्लस आ रही है तो फोर्स जो है वो आर कैप की तरफ है। क्या सच्ची में ऐसा है? आप बोलोगे हाँ सर, ये दोनों प्लस प्लस तो फोर्स आर कैप की तरफ, ये दोनों माइनस माइनस तो भी फोर्स आर कैप की तरफ। बढ़िया बेटा, Q1 Q2 अगर अपोजिट साइन के हुए, एक प्लस में और एक माइनस में हुआ, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा नेगेटिव, तो फिर फोर्स आर कैप की तरफ नहीं है बल्कि माइनस आर कैप की तरफ है। बेटा माइनस आर कैप की तरफ मतलब बेटा आर कैप के अपोजिट। क्या सच्ची में ऐसा है? आप बोलोगे हाँ सर, एक भी अगर प्लस माइनस हुआ तो फोर्स जो होगा वो आर कैप की तरफ नहीं होगा, माइनस आर कैप की तरफ होगा। सो यू कुड इजीली से कि फोर्स जो आएगा वो एग्जैक्टली इस फॉर्मूले से आएगा। बस इस बात का ध्यान रखें अब कि जो Q1 Q2 है बेटा, दे मस्ट बी विद साइन। अगर पॉजिटिव है तो बेटा पॉजिटिव लिखें, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखें, जो भी उनका साइन है साइन के साथ लिखें। एक बात है बेटा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर कैप कैन ऑलवेज बी रिटन एज आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, और हम बड़े आराम से लिख सकते हैं दैट इज के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ये बड़ा आपका फोर्स। आप बोलोगे सर सारी बातें समझ में आ गई, के कैसे लिखना में पता है, एरिया वैक्यूम है तो 9 इंटू 10⁹, कोई और मीडियम है तो 9 इंटू 10⁹ डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर। Q1 Q2 चार्जेस लिखने विद साइन, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। आर क्यूब, आर है दोनों के बीच का सेपरेशन। सर ये आर वेक्टर क्या है? बेटा आर वेक्टर ऐसा वेक्टर है जो दोनों चार्ज पार्टिकल्स को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग है। टेल कहां पर और हेड कहां पर है? टेल वहां है जिस चार्ज के कारण फोर्स निकालना है, हेड कहां पर है? जिस पर फोर्स निकालना है। सो यू कुड इजीली से कि आर वेक्टर जो है उसकी टेल जो है वो एट द चार्ज ड्यू टू विच फोर्स इज टू बी फाउंड। बेटा जिसके कारण फोर्स निकालना है बेटा वहां पर तो टेल होनी चाहिए, और बेटा इसका हेड कहां पर होना चाहिए? एट द चार्ज ऑन विच फोर्स इज एक्टिंग, एट द चार्ज ऑन विच फोर्स इज एक्टिंग। बस बेटा इतनी सी बात है। तो बेटा विद साइन लिखें और बेटा ऐसे ऐसे अरेंज कर लें, हमारा बड़े आराम से बेटा आंसर आ जाएगा अगर वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं तो। ठीक है बेटा, इस बात पे एक छोटा सा सवाल कर लेते बेटा। छोटा सा सवाल बेटा, कहानी ऐसी है कि आपके पास बेटा दो पॉइंट्स हैं। लेट्स बेटा दिस पॉइंट इज 1,2,3 मीटर्स एंड देयर इज अनदर पॉइंट बेटा यहाँ पर बेटा, लेट्स से बेटा दैट पॉइंट इज 4,6,-2 मीटर्स। ठीक है बेटा, ये वाला जो पॉइंट है बेटा यहाँ पर मैंने कोई चार्ज रखा हुआ है 3 मिलीकुलाम, यहाँ बेटा मैंने कोई चार्ज रखा है -6 माइक्रोकुलाम। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। देखा बेटा कैसे बोल दिया, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म ऑन -6 माइक्रोकुलाम चार्ज। -6 माइक्रोकुलाम चार्ज पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो बताओ। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपका आर वेक्टर है। किस पर फोर्स निकालना है? -6 माइक्रोकुलम पर। किसके कारण निकालना है? ऑफ कोर्स बेटा दूसरा चार्ज 3 मिलीकुलम। तो बेटा मेरे पास आर वेक्टर आएगा ऐसे। आर वेक्टर इज ऑफ कोर्स बेटा फाइनल माइनस इनिशियल, 4 - 1 दैट इज 3 along x axis, तो बेटा I cap, 6 - 4, so बेटा 6 - 2 that is 4, it is along y axis, so 4j cap, -2 - 3 बेटा that is -5k cap मीटर। अगर मैं कहूं बेटा इस r वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है,
तो आप बोलोगे सर इट्स वेरी इजी, दैट इज रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, सो इट कम्स आउट टू बी 5√2 मीटर। अब बेटा सिर्फ वैल्यूज रखनी है, बेटा वैल्यूज रख देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए बेटा वैल्यूज रखिएगा, बेटा वैल्यूज रखिएगा। फोर्स कितना होगा बेटा, फोर्स होगा K, बेटा K इज 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। Q1 इज 3 मिली कूलम्ब, तो 3 इंटू 10⁻³ कूलम्ब इंटू Q2, बेटा व्हाट इज Q2? Q2 इज -6 इंटू 10⁻⁶ कूलम्ब। R वेक्टर, बेटा R वेक्टर आप लोगों ने जैसे बताया दैट इज 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप इन मीटर डिवाइड बाई r³ दैट इज 5√2 मीटर की पावर 3। बेटा मीटर की पावर 3, मीटर का स्क्वायर, मीटर बेटा ये कैंसिल, कूलम्ब का स्क्वायर, बेटा कूलम्ब का स्क्वायर गेट्स कैंसिल, सो दिस इज योर आंसर। आप इसको थोड़ा सॉल्व करना चाहिए, सॉल्व भी कर सकते हो, बेटा दिस इज योर आंसर। बेटा ये 10⁻⁹ और -3 और -6, बेटा ये भी कैंसिल। ये बेटा आपका फोर्स, यही फोर्स अगर बेटा मैं आपसे अगर 3 मिली कूलम्ब पर पूछूंगा थोड़ा मैग्नीट्यूड तो ये आएगा, सिर्फ फोर्स बेटा किस में अंतर आएगा, डायरेक्शन में। थोड़ा तब आप आर वेक्टर ऐसे डिफाइन करोगे, बेटा फिर हल्का सा अंतर आएगा, आर वेक्टर -3i कैप -4j कैप एंड +5k कैप, बाकी सारी कहानी बिल्कुल सेम टू सेम। थोड़ा इस तरह से आप बड़ा वेक्टर फॉर्म में बड़े आराम से बड़ा कूलम्बिक फोर्सेस को निकाल सकते हैं दो पॉइंट चार्जेस के बीच में। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। किसी एक चार्ज पार्टिकल पर दूसरा चार्ज पार्टिकल किस तरह से कूलम्बिक फोर्स लगाएगा पता लग गया बेटा, लेकिन किसी एक चार्ज पार्टिकल पर एक से ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स अगर फोर्स लगा रहे हो तो बेटा उसे कैसे सॉल्व करना है, उसे बेटा बताने के लिए हमारे पास आएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बेटा मान लीजिए कि आपके पास कोई Q1 चार्ज है, इसके Q चार्ज है, इसके आस पड़ोस बेटा ये कोई Q1 चार्ज है। इस Q1 चार्ज ने बेटा इस Q चार्ज पर मान लीजिए फोर्स लगा रखा है इस तरफ F1 वेक्टर। यहां कहीं बेटा कोई दूसरा चार्ज है Q2, इस Q2 चार्ज ने इस Q चार्ज पर बेटा फोर्स लगा रखा है इस तरफ लेट्स से बेटा F2 वेक्टर। अब Q2 वाला चार्ज यहां पर चाहे हो या ना हो, ये Q1 तो इस Q चार्ज पर F1 ही लगाएगा, और उसी तरह से ये Q1 चार्ज यहां पर चाहे हो या ना हो, ये Q2 चार्ज तो इस Q चार्ज पर F2 ही लगाएगा। और अगर ये दोनों होंगे तो जो इस Q चार्ज पर जो फोर्स आएगा वो इन दोनों का समेशन आएगा। एंड ऑफ कोर्स फोर्सेस का समेशन मतलब वेक्टर्स का समेशन, तो समेशन कैसा आएगा, वेक्टर समेशन आएगा। इसी तरह से मान लो कि यहां पर कोई तीसरा चार्ज आ गया Q3, चाहे ये दोनों चार्ज पार्टिकल यहां पर हो या ना हो, ये Q3 चार्ज तो इस Q चार्ज पर फोर्स लगाएगा ऐसे, एंड दैट फोर्स विल बी F3 वेक्टर। एंड हेंस वी कुड इजीली से दैट कि इस Q चार्ज पर जो नेट फोर्स आएगा बेटा दैट विल बी द वेक्टर समेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस, दैट इज F1 प्लस F2 प्लस F3। किसी भी एक चार्ज पार्टिकल पर बेटा अगर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल अगर फोर्सेस लगा रहे हो तो आप हर एक चार्ज पार्टिकल से फोर्स निकाल लीजिए और उन सबको वेक्टरली ऐड कर दीजिए, तो आपके पास बेटा रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट, बस इतना करना है बेटा। तो चलिए बेटा इस बात पे सवाल करते हैं। तो इस बात पर सवाल बेटा अचानक से खूब सारे आ जाएंगे, खूब सारे सवाल बढ़ जाएंगे, कर लेंगे बेटा सबको, बड़े आराम से सारे के सारे काम बन सकते हैं, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सवाल बेटा, बेटा मान लीजिए कि आपके पास ये कोई ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, सारी साइड्स बेटा L लेंथ की है, यहां पर चार्ज Q, यहां पर चार्ज Q और यहां पर चार्ज Q। इसको मैंने A बोल दिया बेटा,
इसको B बोल दिया, इसको C बोल दिया। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए। बड़ा ए पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताइए। बताएंगे बिल्कुल। अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो सारे के सारे एंगल बड़ा आपके 60 आने हैं। ये वाला क्यू चार्ज इस क्यू चार्ज को अपनी तरफ किसी न किसी फोर्स, सॉरी अपनी तरफ नहीं बेटा, ये वाला क्यू चार्ज इस क्यू चार्ज को सेम साइन है इसलिए रेपेल करेगा, और इस फोर्स की वैल्यू को हम बड़े आराम से बड़े प्यार से लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। इसी तरह से ये वाला क्यू चार्ज इस क्यू चार्ज को अपने से दूर रेपेल करेगा किसी न किसी फोर्स से, एंड दैट फोर्स इज के चार्ज का स्क्वायर अपॉन एल का स्क्वायर। इसको एफ लिख दिया तो इसको भी एफ लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये वाला सेपरेशन और ये वाला सेपरेशन सेम, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज सेम, तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स सेम। और अगर दोनों फोर्सेस अगर सेम है तो आपने एक को अगर एफ लिख दिया तो दूसरे को भी आप एफ लिख सकते हो। रिजल्टेंट क्या आएगा? तो यू कुड इजीली से कि सर दिस एंगल इज 60 डिग्री, हेंस दिस एंगल ऑल्सो कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं तो उनका जो समेशन है, एडिशन है, रिजल्ट है, वो उन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच आएगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो बिल्कुल बीचों बीच। दिस विल बी योर नेट फोर्स। ए पर नेट फोर्स विल बी लाइक दिस, और नेट फोर्स के लिए बड़ा वेक्टर समेशन आना चाहिए। आई रियली होप दैट आपको वेक्टर समेशन आता है, दैट इज रूट ऑफ एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2 times f into f into cos of angle between them. But cos 60 is always equals to half, so it comes out to be root 3f and hence comes out to be root 3. बड़ा f को क्या लिखें? बड़ा f हम पहले से निकाल चुके हैं, that is already k q square upon l square. This is the force. तो इस A पर बड़ा जो फोर्स है वो इस तरफ, और उस फोर्स की जो वैल्यू है बड़ा वो आपके पास कितने आसानी से निकाल सकते हो, दैट इज रूट 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। मेन बात सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है कि बड़ा आपको वेक्टर समेशन आना चाहिए, वेक्टर्स को जोड़ना आना चाहिए, बाकी सब थोड़ा हो ही जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वेक्टर्स को जोड़ना आना चाहिए। चलिए बेटा मैं सिचुएशन को हल्का सा चेंज करता हूं बेटा, थोड़ा सा चेंज करता हूं और फिर से एक सवाल पूछता हूं बेटा आपसे, ठीक है? अगेन बेटा इक्विलैटरल ट्राइंगल है, 3 चार्ज हैं वर्टिसेस पर एंड दे आर लाइक दिस। बेटा दे आर लाइक दिस। ये बेटा A है, दिस इज माइनस Q, ये बेटा B है, दिस इज प्लस Q, ये बेटा आपका C है, दिस इज अगेन प्लस Q। ट्राइंगल के साइड्स बड़ा L L L है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। बेटा फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन C। बेटा C पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताओ। बता देंगे? क्यों नहीं बता देंगे? बड़े आराम से बता देंगे। इस C पर फोर्स लगाने वाले 2 जने हैं। कौन कौन है बेटा? आप बोलोगे कि सर इस C को ये B वाला चार्ज रेपेल कर रहा है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, रेपेल कर रहा है अपने से दूर, और जिस फोर्स से रेपेल कर रहा है बेटा दैट फोर्स इज के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। मैं इसको एक बार के लिए एफ लिख दूं बेटा? आप बोलो हाँ सर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से ये वाला माइनस क्यू इस प्लस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है उस फोर्स को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं के Q1 Q2 अपॉन एल स्क्वायर। सर माइनस क्यू क्यों नहीं लिखा? बेटा माइनस तो सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो अट्रैक्टिव आएगा, बस। इसके अलावा कोई और रोल थोड़ी बेटा उसका। फोर्स की जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, तो पॉजिटिव ही आएगा। अब मैं आपसे पूछूं बेटा बताओ इन दोनों को ऐड करो, तो आप बोलो सर कोई चिंता ही नहीं है इसमें, तो ये वाला मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और ये वाला मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो एग्जैक्टली सेम है। हाँ बेटा बिल्कुल सेम है। तो इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा। बेटा देखना इक्विलैटरल ट्राइंगल है इसलिए ये वाला एंगल 60, ये वाला एंगल 60, तो बेटा ये वाला एंगल 120। अगर ये एंगल 120 है तो रिजल्टेंट जो है बेटा बिल्कुल बीचों बीच आएगा, एंड रिजल्टेंट विल बी लाइक दिस। बीचों बीच का अर्थ बेटा समझ गए कि दिस एंगल शुड बी इक्वल टू 60, एंड अगेन बेटा दिस एंगल ऑल्सो कम्स आउट टू बी 60। लेकिन सर ये नेट फोर्स आखिर आएगा कितना? बेटा वही फॉर्मूला, 2 वेक्टर्स जोड़ना तो बहुत आसान है, रूट ऑफ ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। बेटा हमारे पास आ गया दैट इज रूट ऑफ क्या बेटा, एफ स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एफ इंटू एफ कॉस 120। बेटा कॉस 120 इज माइनस हाफ, बेटा कैंसिल, एफ स्क्वायर कैंसिल, और बेटा नेट फोर्स तो एफ ही आ गया, मतलब एफ को और एफ को ऐड किया तो एफ ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशान थोड़ी इस बात में। तो बेटा नेट फोर्स आपका एफ ही आ गया, और एफ की बेटा वैल्यू हमें पहले से पता है दैट इज के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ये बड़ा हमारा आंसर के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है ना। इसी सवाल में अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि ए पर कितना फोर्स है, तो जरा सोचो, करना नहीं बेटा, ऐसे बातें करना है। तो ये वाला प्लस क्यू माइनस क्यू खींचेगा ऐसे एफ से, ये वाला प्लस क्यू माइनस क्यू खींचेगा ऐसे, कितने से, एफ से, दोनों में एंगल कितना है 60, रिजल्टेंट आएगा पीछे की तरफ कितना बेटा, √3f, वही पिछला वाला सवाल। तो इस पर बेटा फोर्स आएगा इस तरफ √3f, ऐसे बता रहा हूँ बेटा, कभी आपके काम आ जाए इस तरह से। चलिए बेटा एक सवाल और करते हैं जो थोड़ा वेक्टोरियली हो सकता है कि हल्का सा टफ हो, लेकिन ठीक है बेटा, आपको इतनी मैथमेटिक्स तो आती है, आप थोड़ा सब क्या सब 11th पास 12th पास भी हो गई तो बेटा कर ही सकते हो। तो बेटा इतना तो बेटा आपको वेक्टर्स आता ही है। तो एक छोटा सा चिन्ह सा सवाल और कर लो, सिंपल वेक्टर एडिशन का सवाल है, बस बेटा इस बार 2 वेक्टर नहीं है 3 है। आपको सर क्या फर्क पड़ता है, चाहे 2 हो चाहे 3। लो बेटा एक स्क्वायर है, ऐसा स्क्वायर जिसकी साइड L, एंगल 90, हर वर्टेक्स पर Q चार्ज पड़ा है। अगर सारे सिमेट्रिक हैं तो ऑफ कोर्स फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा तो सब पे सेम ही होगा। तो बड़ा सिंपल सा पूछ रहा हूं, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज। बेटा किसी एक चार्ज पर फोर्स निकाल दो, करते हैं, कोशिश करते हैं, बिल्कुल कोशिश करेंगे तो हो ही जाएगा, करते हैं। सुनना बेटा, ये वाला क्यू चार्ज इस क्यू चार्ज को रेपेल करेगा ऐसे किसी फोर्स F से, और उसकी वैल्यू होगी के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ये वाला क्यू चार्ज इस क्यू चार्ज को रेपेल करेगा कितने फोर्स से, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर से। तो इसको F लिख दिया, थोड़ा इसको भी F लिख दिया। ये वाला क्यू चार्ज इस क्यू चार्ज से कितना दूर है, आप √2l डिस्टेंस दूर है। तो बेटा ये इस पर फोर्स लगाएगा ऐसे, और उस फोर्स की वैल्यू आएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन √2l का स्क्वायर, दैट इज ऑफ कोर्स के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर। एज यू कैन सी दैट बेटा दिस इज नॉट f, दिस इज f/2। ठीक है ना। अब 3 वेक्टर ऐड करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से जाएंगे। सुनना बेटा, ये डायगोनल है, बीचों बीच से आती हुई बेटा आपके डायगोनल है। थोड़ा ऑफ कोर्स ये वाला एंगल आपके पास 45 डिग्री, तो बेटा ये वाला एंगल भी आपके पास बेटा 45 डिग्री। अब एक काम करो, पहले इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर लो। मैं अलग से दिखाया था बेटा, आपको अलग से भी दिखाया था। तो आपके पास 2 फोर्स है बेटा, एक फोर्स है सामने की तरफ F, एक है उससे 90 डिग्री पर, सॉरी बेटा स्मॉल f यूज कर रखा है, एक है बेटा ऐसे F, एक है ऐसे F, एक है बेटा ऐसे F। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, यू नो इट वेरी वेल कि इन दोनों का रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच आएगा। दोनों सेम मैग्नीट्यूड के अगर फोर्सेस का रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच, तो दिस एंगल शुड बी 45 डिग्री, दिस एंगल शुड बी 45 डिग्री, एंड दिस रिजल्टेंट विल बी हैविंग द मैग्नीट्यूड
तो मैंने 3 वेक्टर को ऐड करने के लिए एक काम किया कि पहले इन दोनों को ऐड कर लिया और जो रिजल्ट आया उससे कह रहा हूं तीसरे को ऐड कर लो। आप बोलोगे सर तीसरा भी तो इसी तरफ ही है, इसी तरफ, तीसरा भी तो इसी तरफ ही है, बिल्कुल बीचों बीच ही तो है, बस उसकी वैल्यू जो है वो F/2 है। तो इस तरफ नेट फोर्स कितना हो गया? आप बोलोगे सर इस तरफ जो 2 फोर्सेस हैं उनका तो सम √2F आ गया और तीसरा वाला फोर्स इस तरफ F/2 है ही। तो सर मेरे पास जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू आ गई है √2 + ½ F, दैट इज √2 + ½ F। F बड़ा कितना है? F आप लोग जानते हो कितना है, KQ²/L²। ये बड़ा अपना नेट फोर्स है। तो बड़ा ये एक जोड़ने का तरीका है। मैं बड़ा ये नहीं कह रहा कि इकलौता ये तरीका है, और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन बड़ा ये अपने 3 फोर्सेस को जोड़ने का तरीका है। मैं आपको बड़ा ऐसे ही एक तरीका और बता रहा हूं, कंपोनेंट लेके बेटा कैसे 3 वेक्टर्स को ऐड करना है। हो सकता है बेटा कभी किसी सवाल के अंदर वो भी काम आ जाए। आंसर बेटा यही आना चाहिए, आंसर डिफरेंट नहीं आना चाहिए। तो चलिए बेटा एक छोटा सा और देख लो। देखो बेटा हमारे पास इस तरफ फोर्स था F और इस तरफ था फोर्स F, ठीक है बेटा। और एक तीसरा फोर्स था जो इन दोनों के बीच में था ऐसे कहीं, और उसकी वैल्यू थी F/2 और बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर पे 45 पे। ये है F/2 और ये वाला एंगल 45 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री। अब इस F/2 के 2 कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट बेटा इधर की तरफ और एक कंपोनेंट इधर की तरफ। अब सुनना बेटा, इस F/2 का जो कंपोनेंट इस तरफ आया है उसे मैं कह सकता हूं F/2 का cos 45, और F/2 का जो कंपोनेंट इस तरफ आया है बेटा मैं उसे कह सकता हूं F/2 का sin 45। कंपोनेंट का अर्थ हो गया कि अब इस F/2 को भूल जाओ और उसके 2 टुकड़े कर दिए, इधर F/2 का cos 45, इधर F/2 का sin 45। तो कुल मिलाकर हमारे पास क्या बचा? कुल मिलाकर हमारे पास इधर की तरफ तो बचा है F प्लस F/2 का cos 45, तो दैट इज F/2√2। इसी तरह से बेटा मेरे पास इधर की तरफ क्या बचा है? F प्लस F/2√2। इसके तो 2 टुकड़े कर दिए अपन ने, कंपोनेंट्स कर दिए। अब इन दोनों को ऐड कर लो। आप बोलो से इन दोनों को ऐड करना तो आसान है। ये अगर मेरे पास 2 वेक्टर हैं और इनके बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ऐसे। और बेटा अगर मान ले कि लेट से बेटा मैंने इसको लिख दिया F' और इसको भी बेटा लिख दिया F', दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो रिजल्टेंट आएगा बिल्कुल बीचों बीच। और नेट फोर्स कितना आएगा? आप बोलोगे सर फॉर्मूला है F' प्लस F' प्लस 2 टाइम्स F' इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। बेटा दोनों जो एंगल कितना है 90। ये तो निपट गया बेटा, सिर्फ फोर्स से बड़ा ये बच गया। दिस इज √2 टाइम्स F', दैट इज √2 टाइम्स F', दैट इज √2 टाइम्स F प्लस F/2√2। थोड़ा ऊपर लिख पड़ा इसको मैं, तो मेरे पास F नेट आ गया है। कितना आ गया? √2F प्लस F/2। F को बड़ा बाहर निकाल लो तो √2 प्लस ½ टाइम्स F। F बेटा हम शुरुआत में लिख चुके थे कभी न कभी, बेटा क्या लिख चुके थे? KQ²/L²। बेटा हमारा वही आंसर आप इससे आ गया। तो एक कंपोनेंट लेने का तरीका भी है बेटा, जिससे आप इस तरह का सवाल कर सकते हो। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलिए बेटा।